नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जी हाँ, जिन्हें भारत का महान शल्य चिकित्सक भी कहा गया है और यही नहीं, उन्हें शल्य चिकित्सा का पितामह भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान शल्य चिकित्सक यानी प्लास्टिक सर्जन आचार्य सुश्रुत जी के बारे में। तो आज इस वीडियो में उनकी उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही मेडिकल साइंस में उनके कौन से महत्वपूर्ण खोज थे उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उनकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन यानी उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी आपको हम बताते हैं। तो आचार्य सुश्रुत जी का जन्म आज से लगभग 2600 वर्ष पहले हुआ था, यानी 600 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म स्थान काशी था, यानी आज का जो बनारस है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है इनका जन्म विश्वामित्र कुल में हुआ था और इनके गुरु धन्वंतरी माने जाते हैं और उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन हुआ करता था। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी उनके जन्म को लेके। और अब बात करते हैं सुश्रुत जी को शल्य चिकित्सा का जनक क्यों कहा जाता है, यानी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जन उनको कहा क्यों जाता है। तो आचार्य सुश्रुत जी को ऐसे ही नहीं, फादर ऑफ इंडियन सर्जन बोला जाता है। उनकी उपलब्धियों के कारण उनको ऐसा कहा जाता है क्योंकि आचार्य सुश्रुत जी ने अपने पूरे लाइफ में 11 से 20 तरीके की बीमारियों की खोज की थी और 700 औषधीय प्लांट की खोज की थी और ये खोज आज तक भारतीय मेडिकल साइंस में एक अद्भुत और अकल्पनीय खोज मानी जाती है। तो आइए उनके इन अद्भुत खोजों के बारे में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो पहला है आचार्य सुश्रुत जी द्वारा 300 तरह के ऑपरेशन की खोज। आप यकीन नहीं करेंगे, आचार्य सुश्रुत जी ने उस ज़माने में प्लास्टिक सर्जरी की खोज कर ली थी और उन्होंने कई लोगों का ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक कर लिया था। और प्लास्टिक सर्जरी की जो खोज है वो आज के ज़माने में, जो आज की एलोपैथिक दुनिया है, उसमें काफ़ी एडवांस खोज मानी जाती है, लेकिन ये प्लास्टिक सर्जरी की खोज आज से हज़ारों साल पहले आचार्य सुश्रुत जी ने कर डाली थी। इसके साथ ही अगर शरीर का कोई अंग सड़ गल गया हो या वहाँ की स्किन यानी त्वचा खराब हो गई हो तो शरीर के किसी अन्य भाग से त्वचा को काट कर और जो डैमेज स्थान है वहाँ पे उसको प्लांट कर दिया करते थे। और यही नहीं, अगर शरीर का कोई अंग आपका कट के अलग हो गया हो तो उसको भी जोड़ने की उन्होंने कला सीख ली थी और ये चीज़ें तो उन्होंने हज़ारों साल पहले ही रिसर्च करके कर ली थी। लेकिन आज यानी अगर कोई आपका शरीर का भाग अलग हो गया हो तो उसका जोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है डॉक्टर के लिए। लेकिन जापान पे इस पे रिसर्च चल रहा है कि अगर आपके शरीर का कोई भाग जैसे हाथ या पैर अलग हो गया हो तो कैसे उसको जॉइंटली जोड़ें। आँखों का ऑपरेशन यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी वो सफलतापूर्वक कर सकते थे। और यही नहीं, जिन महिलाओं को उस समय नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती थी उन्हें ऑपरेशन के द्वारा, यानी जो आज का सिजेरियन तरीके से बच्चे को प्रसव कराया जाता है, वो भी कला उन्होंने सीख ली थी, यानी वो भी ऑपरेशन यानी सिजेरियन ऑपरेशन भी वो उस समय कर सकते थे। और अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा 125 तरीके के शल्य चिकित्सक औजार यानी ऑपरेशन में जो सर्जरी या ऑपरेशन में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी खोज उन्होंने उस ज़माने में कर ली थी। यानी बड़े बड़े ऑपरेशन बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के संभव नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने उस ज़माने में ऑपरेशन के लिए यूज़ होने वाली कैंची, सुई, चाकू जैसे इत्यादि यंत्रों की खोज कर ली थी। लेकिन उनके द्वारा जो सबसे महान खोज की गई थी वो खोज की गई थी एंडोस्कोप की। जी हाँ, एंडोस्कोप वो इक्विपमेंट है मेडिकल साइंस में जिसमें एक पतली नली के थ्रू कैमरे को शरीर के अंदर डाला जाता है और उस ऑर्गन्स को कैमरे की सहायता से देखा जाता है जिस जगह ऑपरेशन करना होता है। इस तरीके से जो ऑपरेशन है वो काफ़ी सफलतापूर्वक
और सटीक सही तरीके से हो जाता है। और अब ज़रा आप सोचिए, आज से हज़ारों साल पहले दुनिया में कैमरा तो क्या, बिजली का भी नामो निशान नहीं था। और उस समय हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने एंडोस्कोप जैसे एडवांस इक्विपमेंट का आविष्कार कर दिया था। और अब बात करते हैं आचार्य जी द्वारा 1120 प्रकार की ऐसी बीमारियों की खोज की गई जो आज के समय में काफ़ी एडवांस खोज मानी जाती है, और उस ज़माने में लोगों को पता भी नहीं था। यानी आचार्य सुश्रुत जी ने उस ज़माने में ना ही सफलतापूर्वक इलाज किया, ऑपरेशन किया, बल्कि 1120 ऐसे बीमारियों का पता लगाया जिसे आज के समय में एक एडवांस खोज माना जाता है। जैसे कि उन्होंने हीट स्ट्रोक नाम की बीमारी की खोज की, मोतियाबिंद बीमारी की खोज की, डायबिटीज़ की खोज की, पाइल्स जैसी बीमारी की खोज की, और उन्होंने ये भी बताया कि फ्रैक्चर हड्डियों को किस तरीके से जोड़ा जाए कि इंसान जल्द से जल्दी स्वस्थ हो जाए और वो पुरानी स्थिति में जैसे पहले था वो वैसा हो जाए। तो आचार्य सुश्रुत जी ने इतने सारे खोज किए मेडिकल साइंस में, और इतने सारे ऑपरेशंस के प्रकार उन्होंने ढूंढे, तो उन्होंने ये सारी जानकारी मेडिकल साइंस से रिलेटेड उन्होंने अपने बुक में लिखी है, जिस बुक का नाम है सुश्रुत संहिता। उसके अंदर उनके द्वारा किए गए सारे ऑपरेशन और बीमारियों की खोज और जो ऑपरेशन में यूज़ होने वाले उपकरण हैं, उन सब के बारे में पूरी डिटेल जानकारी उसमें दी गई है। यानी इस बुक में 125 लेसन हैं जिसमें बताया गया है कि इंसान का शरीर कैसा होता है, उसकी संरचना आखिर कैसे होती है, उनके सभी अंगों की जानकारी उसमें दी गई है। और हड्डियों के जो फ्रैक्चर होते हैं, यानी 12 तरह के हड्डियों के जो फ्रैक्चर होते हैं उसको कैसे सही किया जाए, वो भी इस पुस्तक में बताया गया है। यानी आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा जो भी खोज की गई और जो भी सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुए हैं, उन सब की जानकारी उन्होंने अपने इस बुक आचार्य सुश्रुत संहिता में पूरी दी है जानकारी। और यही नहीं, आचार्य सुश्रुत जी ने एज अ टीचर की भी भूमिका निभाई है। जी हाँ, उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में ऑपरेशंस किए या जो भी बीमारियों की खोज की, उसकी जानकारी जो उनके शिष्य थे उनको भी ये जानकारी दी। यानी आचार्य सुश्रुत जी के साथ जो शिष्य रहा करते थे उनको भी मेडिकल की पूरी ट्रेनिंग उन्होंने प्रोवाइड कराई है। यानी आचार्य सुश्रुत जी अपने शिष्यों को फलों को, सब्जियों को और जानवरों को सही से काटने के बारे में सिखाया करते थे। जो मरे हुए जानवर हुआ करते थे उनके अंगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते थे एज अ ट्रेनिंग के रूप में। और लास्ट में यानी अंतिम चरण में जो मनुष्य के शव होते थे, यानी जो डेड बॉडी होती थी, उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी उनके सारे ऑर्गन्स के बारे में जानकारी दी जाती थी और इसके साथ ही ऑपरेशन करने का तरीका बताया जाता था। यानी ये सब ट्रेनिंग करीबन 6 साल तक चलती थी और उसके बाद एग्ज़ाम भी लिया जाता था। और जब कोई विद्यार्थी वो एग्ज़ाम पास कर लेता था तब उसको एक अच्छा डॉक्टर उस समय माना जाता था। यानी वो मनुष्य के शरीर का ऑपरेशन कर सकता था, उनको दवाइयाँ दे सकता था, यानी आज के डॉक्टर की तरह वो डॉक्टर बन जाया करता था। यानी 6 साल के प्रोसेस के बाद ही उसको एक डॉक्टर की डिग्री दी जाती थी। उनके एक महान शिष्यों में जो एक शिष्य हुए उनका नाम रहा है महर्षि चरक। जी हाँ, और उनके द्वारा भी चरक संहिता पुस्तक लिखी गई थी जिसमें उन्होंने भी कई प्रकार के रोगों के बारे में और ऑपरेशंस के बारे में जानकारी दी है। यानी कुल मिला के कहा जाए, जो हमारे प्राचीन ऋषि यानी सुश्रुत जी थे वो एक महान शल्य चिकित्सक थे और इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण ही उन्हें एक महान चिकित्सक कहा जाता है। आप सोचिए, उस ज़माने में यानी आज से लगभग हज़ारों साल पहले उन्होंने ऑपरेशन की वो कला सीख ली थी जो आज के समय में कुछ डॉक्टर कर पाते हैं। और आज के समय में आप ये भी देखते होंगे कि हमारे शरीर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी हार्ट के डॉक्टर अलग होते हैं, ब्रेन के डॉक्टर अलग होते हैं, लेकिन उस ज़माने में महर्षि सुश्रुत जी एक मल्टीटास्किंग डॉक्टर थे। यानी वो सारे ऑपरेशन
कर दिया करते थे, वो भी सफलतापूर्वक, जो कि आज के समय में हर एक डॉक्टर हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के स्पेशलिस्ट हैं। इसीलिए सुश्रुत जी को उस ज़माने में फादर ऑफ सर्जरी की उपाधि दी गई थी। तो थोड़ी सी हम जानकारी उनके बारे में दे देते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी। यानी सुश्रुत जी के नाम कुछ उपाधियों के बारे में हम आपको बताते हैं। यानी सुश्रुत जी के नाम कुछ उपाधियां ऐसी हैं जो कि आप शायद ना जानते हों। तो पहली उपाधि उनको दी गई थी शल्य चिकित्सा के पितामह, यानी फादर ऑफ सर्जरी। दूसरी उपाधि दी गई थी प्लास्टिक सर्जरी के पितामह, यानी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जर। तीसरी दी गई थी ब्रेन सर्जरी के पितामह, यानी फादर ऑफ ब्रेन सर्जरी। और अंतिम शल्य चिकित्सा के पितामह, यानी फादर ऑफ सर्जन। तो इन सब खूबियों से हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने के जो हमारे ऋषि थे, यानी जो सुश्रुत जी जो थे, वो आज के चिकित्सक से काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी रखा करते थे और एक महान सर्जन थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।